न्यूज। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है देश और प्रदेश की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में भीषण आग, दूर तक उठी ऊंची ऊंची लपटें, बिल्डिंग से कूदने के कारण पिता समेत 2 बच्चों की मौत। पहले गर्लफ्रेंड ने किया सुसाइड, फिर अंतिम संस्कार में पहुंच जलती चिता में कूदने लगा लड़का, लोगों ने कर दी धुनाई। हिस्ट्री शीटर दिनेश निषाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा गया जुगुल निषाद। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली के एक अपार्टमेंट में भीषण आग लग गई और दूर तक ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। बिल्डिंग से कूदने के कारण पिता समेत 2 बच्चों की मौत हुई। अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर आग लगी और बिल्डिंग से कूदने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 बच्चे शामिल हैं। मौके पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां पहुंच हुई थी। पुलिस की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद थी। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में भीषण आग लग गई थी। ये आग शब्द अपार्टमेंट के 7वें फ्लोर पर लगी हुई। मौके पर दमकल की 8 गाड़ियां पहुंची और इस हादसे में 3 लोगों की जान चली गई। बिल्डिंग से कूदने के कारण पिता समेत 2 बच्चों की मौत और बिल्डिंग में आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। अपार्टमेंट में आग लगने की घटना से अफरा तफरी का माहौल हो गया है और आनन फानन में पूरे अपार्टमेंट को खाली करवाया गया है। इसके बावजूद कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है। इस हादसे में 2 बच्चों समेत 3 की मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम पहुंच गई है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के दिलशाद गार्डन में रविवार देर रात आग की घटना सामने आई थी। दिलशाद गार्डन के गोडी कॉलोनी में ई रिक्शा चार्जिंग के दौरान आग लग गई थी। इस हादसे में भी 2 लोगों की जान चली गई। जान गंवाने वालों में से एक 24 वर्षीय युवक और एक 60 वर्षीय व्यक्ति शामिल थे। और अब अगली खबर। पहले गर्लफ्रेंड ने किया सुसाइड, फिर अंतिम संस्कार में पहुंच जलती चिता में कूदने लगा लड़का, लोगों ने कर दी धुनाई। दरअसल महाराष्ट्र के नागपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 19 साल की आंशिका ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसकी मौत ने परिवार को हिलाकर रख दिया, लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि अंतिम संस्कार के दौरान ही उसका प्रेमी भी जान देने की कोशिश करने लगा। महाराष्ट्र के नागपुर में कन्हान क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक युवती का अंतिम संस्कार कर रहे लोगों ने देखा कि एक युवक उसकी चिता पर आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। लोगों ने सो युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। ये युवती का कथित प्रेमी बताया जा रहा है। नागपुर के कन्हान के हनुमान नगर में एक युवती ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर दी। मृतक युवती का नाम अंशिका नितिन खोबरागड़े है। अंशिका की मौत की खबर सुनने के बाद कथित प्रेमी ने उसकी चिता पर आत्महत्या करने का प्रयास किया, लेकिन इससे पहले लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई कर दी। बेहोश प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है।
अब अगली खबर। हिस्ट्री शीटर दिनेश निषाद मर्डर केस का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और पुलिस मुठभेड़ के बाद दबोचा गया जुगुल निषाद। आरोपी जुगुल निषाद पुलिस से बचकर भाग रहा था, तभी उसने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस से हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी जुगुल निषाद के पैर में गोली लग गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हिस्ट्री शीटर दिनेश निषाद मर्डर केस के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी जुगल निषाद की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। पुलिस ने आरोपी के पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। बेलीपार थाना अध्यक्ष विशाल कुमार सिंह के नेतृत्व में रात करीब 11 बजे मांसगांव मुख्य मार्ग पर कुसमौल के गांव के पास पुलिस वाहन चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान कुसमौल की तरफ एक बाइक सवार आता दिखा। पुलिस को देख बाइक सवार ने फायर कर दी। पुलिस ने जवाबी फायरिंग में उसके बाएं पैर पर गोली मारकर गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से अवैध तमंचा, खोखा, जिंदा कारतूस व बाइक को जब्त कर लिया गया है। इसके बाद गिरफ्तार आरोपी बांसगांव पीएचसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सीओ दरवेश कुमार की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी की पहचान बेलीपार थाना क्षेत्र के रहने वाले जुगुल किशोर के रूप में हुई। वो मृतक दिनेश निषाद का पड़ोसी है। और अब अगली खबर। दिल्ली पुलिस ने किया ड्रग रैकेट का भांडाफोड़। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पुलिस को नशे के कारोबार के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। बाहरी दिल्ली जिले की पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़ किया, जो आंध्र प्रदेश और ओडिशा से भारी मात्रा में ड्रग्स मंगवा कर दिल्ली समेत अन्य राज्यों में सप्लाई करता था। बाहरी दिल्ली के अतिरिक्त उपायुक्त मनोज मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरोह रेलवे मार्गों का इस्तेमाल करते हुए पार्सल के जरिए ड्रग्स भेजता था। अब तक इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। 28 मार्च को एक आरोपी धनंजय को पकड़ा गया था, जबकि 5 जून को 2 अन्य आरोपियों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने कुल 52 किलोग्राम ड्रग्स जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत 15 से 20 लाख रुपए के बीच बताई जा रही है। पुलिस की टीम लगातार कुरियर सेवाओं और ट्रांसपोर्ट कंपनियों की जांच में जुटी हुई है। अधिकारियों का कहना है कि रैंडम चेक्स के जरिए इन कंपनियों पर निगरानी और भी सख्त की जाएगी। ये ऑपरेशन दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में ये कुरियर का इस्तेमाल करते थे ज़्यादातर, और कुरियर भी रेल रूट के द्वारा। जैसे अभी इनको एप्रीहेंड किया है, जो ये हमने गैंग पकड़ा है, इसमें ये लोग जो आंध्रा और उड़ीसा से ये लोग सोर्स करते थे और वाईजेक के थ्रू, ट्रेन रूट के थ्रू, टीटीडीसी के थ्रू ये लोग यहाँ पहुँचाते थे और फिर आगे की जो सप्लाई है इनकी वो होती थी। सर, कितने लोगों को पकड़ा है, कितना रिकवरी हुई है? अभी हमने इनमें 3 लोगों को एप्रीहेंड किया है, 3 लोग अरेस्टेड हैं, और टोटल जो हमारी रिकवरी है वो 52 केजीज की है, जिसकी अप्रोक्स वैल्यू है 15 to 20 लाख। कहाँ से अरेस्टिंग हुई है सर? और तीनों ही एक्यूज हमने वाईजैग से पकड़े हैं, डिफरेंट डेट्स पे हैं। 28 मार्च को हमने जो धनंजय है उसको गिरफ्तार किया है। उसके बाद में 5 जून को 2 अन्य अकम्प्लिसेंस के 2 उनको हमने वाईजैग से अरेस्ट किया है, और ये तीनों ही पटना के रहने वाले हैं। सर, एक सवाल ये भी है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कुरियर रहता था, तो पुलिस के लिए कितनी चुनौती रहती है, क्योंकि पता नहीं चल पाता कि आखिर किस सेगमेंट में ड्रग्स है, क्या है, तो इसके लिए ऑब्वियसली ये क्योंकि इस जो स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है कुरियर्स का, उसको लेके हम ड्राइव चलाते हैं बार बार कि डिफरेंट जो कुरियर कंपनीज हैं या जो ट्रांसपोर्ट मोड हैं उन पर नज़र रखी जाए और रैंडम चेकिंग करी जाए, और हमारी टीम भी लगती है इसमें, तो हमें सफलता भी उस विषय में प्राप्त हुई है, इसलिए एप्रीहेंशन हुआ है और इतना बड़ा कैच हमने पकड़ा है। कुरियर कंपनी। और अब अगली खबर। रायपुर लाया गया शहीद एएसपी का पार्थिव शरीर। छत्तीसगढ़ एक बार फिर नक्सली हिंसा का दर्द झेल रहा है। सुकमा के कोंटा इलाके में हुई नक्सली हमले में एसीपी
आकाश राव गिरपंजोए शहीद हो गए। नक्सलियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ईडी ब्लास्ट किया, जिसमें एएसपी राव वीरगति को प्राप्त हुए। उनका पार्थिव शरीर अब रायपुर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जहां श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई है। एएसपी राव को उनकी बहादुरी, कर्तव्यनिष्ठा और साहस के लिए जाना जाता था। नक्सल प्रभावित इलाकों में वे लंबे समय से तैनात थे और कई बड़े ऑपरेशनों का हिस्सा रहे थे। राज्य सरकार और पुलिस विभाग ने उनकी शहादत को सलाम करते हुए कहा कि उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इस हमले के बाद इलाके में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए आगे कितने मना कर रहा है, वापस आ जाओ। पहले स्ट्रेचर में रख लो, इसमें ले लो, फिर हटा दो, पहले स्ट्रेचर में रख लो, इसमें ले लो, फिर हटा दो। चलो इसको पकड़ो तो पीछे कर दो, इसको पीछे कर दो, चलो पकड़ो, चलो पूरा अब स्ट्रेचर को डाउन करो, उठाओ मत, स्ट्रेचर को डाउन करो।
और अब अगली खबर। सुप्रिया श्रीनेत का हमला, 11 साल जुमले बेमिसाल, हालात खराब। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर जहां भाजपा संकल्प से सिद्धि की बात कर रही है, वहीं कांग्रेस ने इन 11 वर्षों को जुमलों के साल करार दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस वार्ता में कहा, मेरे हिसाब से 11 साल जुमले बेमिसाल, हालात खराब, यही सच्चाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इन 11 वर्षों में कानून व्यवस्था लगातार चरमराई पर है और मणिपुर बीते 2 सालों से जल रहा है, लेकिन केंद्र सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। कश्मीर में हालिया आतंकी हमलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 9 जून 2024 से 9 जून 2025 के बीच 90 लोगों को आतंकवादियों ने मार डाला, लेकिन अब तक कोई जवाबदेही तय नहीं हुई। महिलाओं पर बढ़ते अपराध, किसानों की मौतें, आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्याएं, ये सभी मुद्दे कांग्रेस ने उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन 19 लोग आर्थिक तंगी के कारण आत्महत्या कर रहे हैं और 750 किसान एमएसपी की मांग करते हुए मारे गए। श्रीनेत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई कई राज्य सरकारों को गिराने का प्रयास किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आज भी देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन देना पड़ रहा है, जो सरकार की आर्थिक नीतियों की विफलता को दर्शाता है। ये बयान सियासी हलकों में हलचल मचा रहा है और आने वाले दिनों में इस पर सियासी बयानबाजी और भी तेज हो सकती है। देखिए, ऐसा है कि इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। मेरा अपना मानना है, 11 साल जुमले बेमिसाल, हालत खस्ता हाल, ये असलियत है और ये जमीनी हकीकत है। आप शहर में, गांव में चले जाइए, लोग आपको यही हकीकत बताएंगे। क्योंकि 11 साल की बात करी जा रही तो 11 चीजों पर बात कर लेते हैं। बात तो कानून व्यवस्था से ही शुरू करनी पड़ेगी। ये सारा देश उद्वेलित है जो पहलगाम में हुआ, लेकिन 11 सालों में हमने कानून व्यवस्था को बुरी तरह से दम तोड़ते हुए देखा है। असलियत यह है कि 11 सालों में मणिपुर 2 साल से जल रहा है, प्रधानमंत्री वहां जाने का नाम नहीं लेते। कल मणिपुर में नई हिंसा हुई है जबकि राष्ट्रपति शासन लगा है। जम्मू कश्मीर में 9 जून 2024 से 9 जून 2025 के बीच में 90 लोगों की आतंकियों के हाथों शहादत हुई है। उसमें हमारे आर्मी के पर्सनल्स भी शामिल हैं, उसमें हमारे नागरिक भी शामिल हैं। असलियत यह है कि आज ठीक 1 साल पहले मोदी जी ने शपथ ली थी अपने प्रधानमंत्री पद की और ठीक उसी दिन रियासी में बस पर 9 श्रद्धालु मारे गए थे। उसमें से एक आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ है। पुलवामा हुआ, पठानकोट आपने बुला लिया, पहलगाम हुआ। पहलगाम के आतंकी कहां हैं? क्या वो हिंदुस्तान की सरहद में अगर है तो उनको हम गिरफ्तार क्यों नहीं कर पा रहे, या वो पाकिस्तान चले गए? और अगर वो पाकिस्तान चले गए तो हमने सीज फायर कैसे कर लिया? महिला अपराध के मामले हो, चोरी चकारी के मामले हो, डकैती के मामले हो, जिस तरह से हिंसा के नए नए मामले सामने आ रहे हैं, कानून व्यवस्था का किसी को कोई डर नहीं रह गया है। पूरी तरह से विफल है सरकार कानून व्यवस्था पर। यह मैं पहली बात कहना चाहती हूं, डींगे जितनी हाँक लें। दूसरी बात अर्थव्यवस्था पर करनी पड़ेगी। असलियत यह है, यह सरकार का आंकड़ा, यह मेरा आंकड़ा नहीं है, आर्थिक तंगी के चलते रोज 19 लोग आत्महत्या कर रहे हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? असलियत यह है कि आपने बोल्ड फैसलों की बात करी थी। एक तुगलकी फरमान जारी किया गया था, नोटबंदी, 99.3% पैसा वापस आ गया और अब आरबीआई कह रहा है कि 500 के फर्जी नोटों में 37% उछाल आया है। क्या हासिल किया आपने नोटबंदी से? आज भी हमारी अर्थव्यवस्था उससे उबर नहीं पाई है। तीसरी बात करते हैं बोल्ड की बात, जीएसटी। गब्बर सिंह टैक्स बिना कंसल्टेशन के, बिना सोचे समझे आप ले आए। 8 साल बाद भी उसमें लगातार सुधार करने की जरूरत पड़ रही है। और असलियत यह है कि 50% जो इस देश की सबसे गरीब आबादी है वो 64% जीएसटी का कलेक्शन दे रही है। आप लोगों से गला घुटवा के वसूली कर रहे हैं। अब बात करते हैं, हम भाई चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, अच्छी बात है। एक दिन ऐसा आए हम दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाए। इकोनॉमी विल कीप ग्रोइंग बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, लेकिन हमारा पर कैपिटा जीडीपी क्या है? जिस ब्रिटेन की हम बात करते हैं हमने उसको पछाड़ दिया, उसका $58,000 है, हमारा $2,500 है। जापान हमसे 8 गुना 10 गुना पर बैठा हुआ है। तो हम अपने लोगों की जो बदहाली है, जो बेरोजगारी है, जिस महंगाई से उनको मार रहे हैं, उस पर कब चर्चा करेंगे? बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपने बात करी अर्थव्यवस्था के बाद, चलिए बात करते हैं जीडीपी की। बहुत चर्चा हो रही है।
तो गैस, डीजल, पेट्रोल, महंगाई की बात कर लेते हैं। पेट्रोल से शतक लगवा दिया गया, डीजल को 100 के बिल्कुल करीब लेके आ गए। गैस ऐसी है कि लोग गैस को, चूल्हे को रखकर अपने यहां सुशोभित करके रखा हुआ है, खाना चूल्हे पे पक रहा है। ये सरकार के आंकड़े, अगेन ये मेरे आंकड़े नहीं है। महंगाई से ये देश त्रस्त है, महंगाई से औरतों की बदहाली है, और असलियत ये है कि ये सब आंकड़े प्रूफ कर रहे हैं। आज जो सेविंग रेट है वो आधा हो गया है। डोमेस्टिक सेविंग करीब 11.5 लाख करोड़ होती थी, वो 6.5 लाख करोड़ पर आ गई है। आज जो लोग अपना सोना गिरवी रखकर घर चलाने को मजबूर हैं, उनकी संख्या में 71% बढ़त हो रही है। कोई क्यों अपना सोना गिरवी लेके घर चलाएगा? क्योंकि उसके पास आज की तारीख में इतनी आमदनी नहीं है और महंगाई बढ़ती जा रही है। बड़ी बड़ी बातें हो रही है, तो चलिए कोविड की बात करते हैं। इस देश में इतनी बड़ी महामारी आई, विश्व में महामारी आई। इस देश ने लोगों को बिना ऑक्सीजन के तड़पते हुए और तड़प तड़प कर मरते हुए और गंगा में तैरती लाशें देखी हैं। इस देश ने वो तुगलकी फरमान देखा है जहां पर बोल दिया गया आज से लॉकडाउन हो जाएगा, और हजारों लाखों मजदूर चिलचिलाती हुई धूप में पैरों में छाले फपोले लिए अपने घर पैदल चलने को मजबूर हुए, और सरकार ने झूठ बोला सुप्रीम कोर्ट में कि एक आदमी भी सड़क पे नहीं है। ये असलियत है। बात बिना किसान के किए तो हिंदुस्तान में पूरी नहीं हो सकती। 750 किसान अपनी मांग करते हुए आपकी नाक के नीचे शहीद हुए। एक पूर्व गवर्नर का कहना है, और मुझे नहीं लगता वो झूठ बोलेगा, झूठ बोलते तो आप उसका सच बताइए, कि आपने कहा वो मेरे लिए थोड़ी मरे। उसके बाद भी ना आपने उनको एमएसपी दी, अभी तक कानूनी एमएसपी की घोषणा नहीं हुई है, और फसल बीमा से आप अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाया, किसान को कुछ नहीं मिला। आज भी किसान अपनी फसल का उचित दाम मांग रहा है। आपने पिछले 11 सालों में चुनी हुई सरकारें लगातार गिराने का, लोकतंत्र का दम तोड़ने का, एक निष्पक्ष जो मीडिया था उसको गोदी बनाने का लगातार काम किया है। पिछले 11 सालों में हमने बड़े बड़े जुमले सुने, 100 स्मार्ट सिटी आने वाली है, फला होने वाला है। वो सारे प्रोजेक्ट धीरे धीरे दम तोड़ते गए, उनको धीमे धीमे फाइलों में बंद करके रख दिया गया। ये सारे प्रोजेक्ट अब बंद हो चुके हैं। असलियत यह है कि पिछले 11 सालों में SC, ST, OBC के खिलाफ लगातार अपराध के मामले बढ़े हैं। असलियत यह है कि पिछले 11 सालों में आप इस देश को इस कगार पर ले आए हैं कि इतनी नफरत फैलाई है कि सारे देश को आपने खुदाई में लगा दिया है। आप 400 साल पहले की और 40 साल आगे की बात करते हैं, आप आज की बात नहीं करते हैं। एक ही चीज है जो इस देश की असलियत बयां करती है, और वो है कि इतने सारे दावों के बाद आपको 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है। अगर नहीं दीजिएगा तो ये लोग भुखमरी से मर जाएंगे। ये असलियत है देश की। बाकी आप कितना ढोल बाजे ताशे नगाड़े से अपने 11 साल मनाते रहिए। और अब अगली खबर। पटना में डबल मर्डर से मची सनसनी, अपराधियों ने बाइक सवार युवकों को गोलियों से किया छलनी। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस घटना की जांच कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से 50 किलोमीटर दूर पालीगंज अनुमंडल के विक्रम के मंजौली सिंघारा मार्ग में अज्ञात अपराधियों ने 2 बाइक सवार युवक को गोलियों से भून डाला। दोनों युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। इसके बाद घटना की सूचना पटना FSL टीम को दी गई। मृतक दोनों युवकों की पहचान सोनू कुमार और रोशन कुमार के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार की सुबह मझौली सिंगारा मार्ग में गांव के लोग टहलने के लिए निकले थे, तभी देखा कि सड़क किनारे एक अपाचे बाइक है और उससे कुछ दूरी पर 2 युवकों का शव पड़ा हुआ है जो खून से लथपथ है। इस डबल मर्डर की घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों युवकों का शव मिलने की बात आग की तरह पूरे गाँव में फैल गई, जिसके बाद गाँव के लोगों ने इसकी जानकारी सबसे पहले 112 डायल को दिया। उसके बाद विक्रम थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल से पुलिस ने कई गोली का खोखा भी बरामद किया। संभावना है कि दोनों युवक की हत्या देर रात्रि गोली मारकर की गई है। घटनास्थल से 9 से 10 की संख्या में गोली का खोखा बरामद किया गया है। घटना के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो सका है। और अब अगली खबर। ये कोई फिल्मी सीन नहीं देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, ये केरल के समुद्र में जल रहा मालवाहक जहाज है। लगातार हो रहे धमाके मालवाहक जहाज में लगातार ये आग की ऊंची ऊंची लपटें उठ रही है। इस मालवाहक जहाज में बहुत सारे कंटेनर लोड है। सभी कंटेनर जलते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। आसमान में दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। केरल तट के पास सिंगापुर ध्वज वाले मालवाहक पोत में भीषण आग लग गई। लगातार पानी की मालवाहक जहाज में धमाके भी हो रहे हैं। जहाज के मध्य
मध्य क्षेत्र और कंटेनर बे से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही है। धुएं का गुबार भी आसमान में छा गया। इस घटना की जानकारी देते हुए भारतीय तट रक्षक अधिकारियों ने कहा, आगे के हिस्से में लगी आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन पोत MV1 हाई 503 से घना धुआं उठ रहा है। भारतीय तट रक्षक जहाज समुद्र प्रहरी और सचेत आग की ओर अधिक फैलने से रोकने के लिए समुद्र में अग्निशमन और प्रशीतन अभियान संचालित कर रहे। इस बीच तट रक्षक पोत समर्थ को बचाव कर्मियों की एक टीम के साथ कोच्चि से भेजा जा रहा है। इससे पहले रक्षा प्रवक्ता ने कहा था कि भारतीय नौसेना के जहाज INS सूरत ने सिंगापुर के ध्वज वाले कंटेनर पोत में सवार चालक दल के 18 सदस्यों को उतार लिया। वहीं अग्निशमन अभियान रात भर जारी रहा। चालक दल के सदस्यों को सोमवार रात 11:30 बजे मैंगलोर बंदरगाह पर उतारा गया था। और अब अगली खबर, मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए और वही स्मृति ईरानी ने रांची में गिनाई उपलब्धियां। ऑपरेशन सिंदूर से नारी सशक्तिकरण तक मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी भाजपा देश भर में विकसित भारत का अमृतकाल के रूप में उत्सव मना रही है। पार्टी का मानना है कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए मोदी सरकार ने बीते 11 वर्षों में ऐतिहासिक कार्य किए। इसके तहत चल रहे विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेने पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मोदी सरकार की 11 साल की उपलब्धियों से सजी प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए स्मृति ईरानी ने केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि 11 साल के कार्यकाल में मोदी सरकार ने हर वर्ग के समावेशी विकास के लिए काम किया। नारी शक्ति के लिए मोदी सरकार के प्रयासों की तारीफ करते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि भारत की विकास यात्रा में पिछले 11 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने नारी शक्ति को सबसे आगे रखा है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ महिलाओं को 90 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह में संगठित किया गया। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू किया गया। मोदी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए स्मृति ईरानी ने ऑपरेशन सिंदूर को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने कई स्वदेशी रक्षा प्रणालियों का उपयोग किया, जिसने सैन्य प्रौद्योगिकी में देश की आत्मनिर्भरता को प्रदर्शित किया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत नियंत्रण रेखा के पार और पाकिस्तान के अंदरूनी इलाकों में 9 आतंकी शिविरों को नष्ट किया गया है। मुझे महिला बाल विकास मंत्रालय में सेवा देने का मौका मिला और आज ये कहते हुए मुझे आनंद है कि 18,593 करोड़ रुपया गर्भवती और हमारी जो लैक्टेटिंग मदर्स हैं उन तक पहुंचाने का काम भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में किया। आपने फिल्म में देखा किस प्रकार से सुकन्या समृद्धि योजना में 4.2 करोड़ अकाउंट्स खोले गए, लेकिन आप में से कई लोग इस बात के भी साक्षी रहे कि भगवती की आराधना न सिर्फ राष्ट्र की महिलाओं के माध्यम से हुई, लेकिन जब महिला के माथे का सिंदूर मिटाने का दुस्साहस दुश्मन ने किया, आतंकवादी ने किया, तो ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत की सेना ने अपने पराक्रम, अपने शौर्य, अपने धैर्य से विश्व में इतिहास रचा। आज अगर हम डिफेंस की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट 34 गुना बढ़ा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में भारत की मेक इन इंडिया डिफेंस व्यवस्था का लोहा माना गया है। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी विशेष बधाई के पात्र हैं। चाहे वो धारा 370 का हटना हो, चाहे वो 33% महिलाओं के लिए हमारे लोकतंत्र को और महिमामंडित करने वाला लेजिस्लेशन पारित होना हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ जी में कॉरिडोर बनना हो, और अगर मैं झारखंड की बात करूं तो इसी प्रदेश से शुरुआत हुई प्रधानमंत्री जनमन योजना की, जिसके अंतर्गत आदिवासी समाज में 24,000 करोड़ की लागत से आवास, सड़क, पेयजल, शिक्षा, इन सब की व्यवस्था बहुआयामी सरकार ने सुशासन को नए स्वरूप में परिभाषित किया है। उसके लिए पुनः 11 वर्षों के सुशासन के लिए भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की इकाई, राष्ट्र भर के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक प्रधानमंत्री मोदी का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। मंत्रिमंडल के सभी साथियों का
हम अभिनंदन करते हैं। और अब अगली खबर। कश्मीर को भारत से जोड़ दिया। वंदे भारत यात्रा पर गदगद हुए फारूक अब्दुल्ला, बोले मेरी आंखों में आंसू थे। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीनगर कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस को हाल ही में हरी झंडी दिखाई थी और फारूक अब्दुल्ला ने भी इस ट्रेन की सराहना करते हुए कहा कि ये स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों के लिए फायदेमंद है। ये ट्रेन सड़क मार्ग की तुलना में तेज और अधिक विश्वसनीय विकल्प प्रदान करती है, जिससे यात्रा का समय कम हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माता वैष्णो देवी कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाले वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई थी। इन दो ट्रेनों के शुरू होने के बाद कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इस बीच ट्रेन शुरू होने के 3 दिन बाद ही जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं बहुत खुश हूं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर के लिए शुरू की गई नई ट्रेन सेवा से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी फायदा होगा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज कटरा के लिए इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूं। यह हमारे लिए सबसे बड़ा लाभ है। सर जय माता दी। बोले जय काला पहला गलीदा दरबार की आगे चला बहुत ये शानदार, ये तो सबसे बड़ी देन जो है जम्मू कश्मीर को जोड़ने का है सारे भारत से, और ये बड़ी चीज है और हम उम्मीद करते हैं इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा हम सब उठाएंगे और ये हमें न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि प्यार और मित्रता बढ़ाएगी। सर, सबसे ऊंचे पुल से आप गुजरे हैं, कैसा मंजर? मैं बता नहीं सकता जनाब, मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे कि क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। बहुत क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया और भारत को सबसे ज्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में दिया। कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा हम लोगों के मरीज जो हैं हर जगह पहुंच सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुंच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि इस रेल में वो भर भर के वहां पहुंचेंगे, न सिर्फ भोलेनाथ की बल्कि पार्वती जी की और गणेश जी की भी वो वहां पे दर्शन कर सकते हैं। आप माता के दर्शन करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? माता के दर्शन करने जा रहे हैं, माता ने बुलाया है, इससे कम क्या हो सकता है? बुलावा आया है, माता आया है बुलावा, शेरा वाली दी। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं इस ट्रेन से जा रहा हूँ कटरा। ये हमारे लिए सबसे बड़ा फायदा हुआ है। दो चीजें, एक टूरिस्ट के लिए भी, जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए भी कि हम आज़ादी से जा सकेंगे। अब रास्ते की परवाह नहीं है हमें ज्यादा, क्योंकि रास्ता कई दफा खत्म हो जाता है। दूसरा, जहाज वाले भी फेयर बहुत ऊपर कर देते हैं। अब हम लोगों को फायदा होगा इससे और हम उम्मीद करते हैं इसका फायदा हम इस्तेमाल करें। और अब अगली खबर। दिल्ली में भूमिहीन कैंप पहुंची पूर्व सीएम आतिशी, पुलिस ने हिरासत में लिया और बोली रेखा गुप्ता और बीजेपी को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। दिल्ली में जारी बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी के भूमिहीन कैंप में पहुंची, जहां से उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। आतिशी ने आरोप लगाया कि बीजेपी झुग्गियों को ध्वस्त करने वाली है और उन्हें उनके विरोध के कारण हिरासत में लिया गया है। दिल्ली में इन दिनों कई इलाकों में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों मद्रासी कैंप और कालकाजी में कार्रवाई की गई, इसके बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी कालकाजी के भूमिहीन कैंप पहुंची थी।
यहाँ से उन्होंने हिरासत में ले लिया गया। जिन लोगों के घर टूट रहे, अतिशी उनसे मिलने पहुंची थी। हिरासत में लिए जाने पर पूर्व सीएम अतिशी ने कहा कि बीजेपी कल इन झुग्गियों को ध्वस्त करने जा रही है और मुझे जेल भेजा जा रहा है क्योंकि मैं इन झुग्गीवासियों के लिए आवाज उठा रही हूँ। बीजेपी और रेखा गुप्ता को झुग्गी वालों की हाय लगेगी। बीजेपी कभी वापस नहीं आएगी। सर मैं मैडम को बचा रहा हूँ, उनको लेकर आओ, मैं 20 मैडम को बचा रहा हूँ। चलिए पीछे मैडम को लेकर और अब अगली खबर। हरियाणा जमीन घोटाले में ईडी के सामने पेश नहीं हुए रॉबर्ट वाड्रा, बोले तबीयत ठीक नहीं है। कारोबारी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को ईडी ने तलब किया है। ईडी ने वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाला में पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वाड्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला देते हुए ईडी को ईमेल लिखा है। वाड्रा ने ईडी से आगे कहा समय मांगा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा को कथित हरियाणा जमीन घोटाले के मामले में समन किया, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा दफ्तर नहीं पहुंचे। इसी के बाद अब सामने आया है कि वाड्रा ईडी के दफ्तर नहीं जाएंगे। उन्होंने ईडी को ईमेल लिखकर समय मांगा। वाड्रा ने तबीयत खराब होने का हवाला दिया। ईडी को मेल कर अगली तारीख पर पूछताछ में शामिल होने को कहा। वाड्रा को हरियाणा जमीन घोटाले में पीएमएलए के तहत समन किया गया है। वाड्रा ने ईडी को ईमेल लिखकर समय मांगा है। और अब अगली खबर। नक्सल विरोधी अभियान में एनएसजी की भूमिका पर बोले डीजी भिगरू श्रीनिवासन, हमारी भूमिका सीमित, ठोस खुफिया जानकारी पर ही करते हैं कार्रवाई। नक्सल विरोधी अभियानों में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की भूमिका को लेकर एनएसजी के महानिदेशक भिगरू श्रीनिवासन ने स्पष्ट किया कि इस प्रकार के अभियानों में राज्य पुलिस मुख्य भूमिका में होती है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र बल भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि नक्सल विरोधी अभियानों में एनएसजी की स्किल सेट सीमित है। हमारी कार्रवाइयां सटीक और विशेष खुफिया जानकारी पर आधारित होती है। हम तभी सक्रिय होते हैं जब पुख्ता खुफिया सूचना मिलती है। डीजी श्रीनिवासन ने आगे कहा कि एनएसजी इन अभियानों से लगातार सीख रही है और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो एनएसजी निश्चित ही ऑपरेशन को अंजाम देगी। उन्होंने ये भी दोहराया कि एनएसजी का प्राथमिक कार्य काउंटर टेररिज्म, हाई प्रोफाइल रेस्क्यू ऑपरेशन और विशेष स्थितियों में हस्तक्षेप तक सीमित है। नक्सल विरोधी अभियान में उनकी भूमिका पूरक रूप में होती है, न कि नेतृत्व कार्य में। इस बयान में यह स्पष्ट होता है कि एनएसजी फिलहाल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सक्रिय अभियान का हिस्सा नहीं है, लेकिन स्थिति की गंभीरता और जरूरत के अनुसार वो अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार है। एंटी नक्सल ऑपरेशंस में स्टेट पुलिस लीड एजेंसी होती है। सेंट्रल पुलिस फोर्सेस जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हमारा स्किल सेट, एनएसजी का स्किल सेट लिमिटेड स्किल सेट है, जिसमें हम लोग ऑपरेशन जब भी करते हैं तो हमारे ऑपरेशन सटीक होते हैं। अगर सॉलिड इंटेलिजेंस हो तो हम लोग को अगर बुलाया जाता है तो हम उनमें ऑपरेट करते हैं। नक्सल विरोधी अभियान में हम सीख भी रहे हैं। हमारे हथियार, वो जो इस तरह का हथियार इस्तेमाल करते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जब जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ऑपरेशन करेंगे। इंटरनेशनल सेमिनार यहाँ पे आज रखा गया है, 2 दिन का सेमिनार है। किस तरह की चीजें सीखने को मिल रही हैं, क्या क्या चीजें हैं जो हम नया सीख रहे हैं और आगे आने वाले समय में एनएसजी किस तरह से तैयारी अपनी फेवर कर रहा है टेररिस्ट एक्टिविटीज से डील करने का? देखिए, इंटरनेशनल सेमिनार हम लोगों का ये 23वां इंटरनेशनल सेमिनार है। हमारा प्रयास हमेशा से रहा है कि मित्र देशों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएं, जिससे कि हम उनसे सीख सके कि वो किस तरह से टेररिज्म को डील करते हैं और हम उनके केस स्टडीज को एग्जामिन करें, उनके जो वेपन्स है उसके बारे में देखें, उनके बेस्ट प्रैक्टिसेस को सीखें। यही मुद्दा है कि सिनर्जी डेवलप कर पाए। और अब अगली खबर।
गजपति ओडिशा में व्यक्ति की हत्या कर शव जलाने के आरोप में 10 लोग गिरफ्तार हुए और 8 महिलाएं उसमें शामिल है। दरअसल ओडिशा के गजपति जिले में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां महिलाओं के एक समूह ने कथित रूप से एक व्यक्ति की हत्या कर उसके शव को जंगल में ले जाकर जला दिया। मामले में कुल 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें 8 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। गजपति के पुलिस अधीक्षक जतेंद्र कुमार पांडा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को मृतक की बेटी ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके पिता पिछले 3 दिनों से लापता है और हत्या कर उनका शव जला दिया गया है। शिकायत मिलते ही हमारी टीम डीएसपी की निगरानी में घटनास्थल पर पहुंची। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि एक महिला ने निजी कारणों से व्यक्ति की सोते समय हत्या कर दी। इसके बाद गाँव की अन्य महिलाओं और कुछ पुरुषों ने मिलकर शव को जंगल में ले जाकर आग के हवाले कर दिया। मोहना में पिछले 8 तारीख को एक रिपोर्ट हुआ मोहना पुलिस में, एक आदमी को मारने के बाद उसको आग लगा के जला दिया गया है, ऐसा रिपोर्ट जिसका देहांत हुआ उसकी बेटी ने ये रिपोर्ट की। उसके बाद एक केस रजिस्टर हुआ और केस के तहत साइंटिफिक टीम पुलिस डॉग के साथ हमारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थाने के इंचार्ज वहाँ पहुँचे, उनको असिस्ट करने के लिए और केस को सुपरवाइज करने के लिए एक डीएसपी भी स्पॉट विजिट किए। पिछले 3 दिन से गांव में दिखाई नहीं दे रहा था, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पता चला कि एक औरत ने कुछ पर्सनल रीजन के लिए उस आदमी जब सोया था उसको शार्प कटिंग वेपन में अटैक करके मार दिया। मार देने के बाद गांव के और कुछ औरत और 2-3 मर्द भी साथ में मिलके डेड बॉडी को एकदम डीप फॉरेस्ट में ले गए और वहां पेट्रोल और केरोसिन डाल के उसको जला दिया गया। उसी केस के एविडेंस के अवेलेबल एविडेंस के मुताबिक हमने जो प्रिंसिपल एक्यूज जो लेडी थी उससे भी पूछताछ की और वो अपना गुनाह कबूल की और सारे कहानी बताई कि कैसे वो घटना घटी। उसके बाद कल हमने 8 लेडी एक्यूज और 2 मेल एक्यूज कुल 10 आदमी को अरेस्ट करके कल कोर्ट फॉरवर्ड किया गया है और ज्यादा जानकारी अभी जानने के लिए बाकी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने में बाकी है और बाकी सारे चीज जो एविडेंस मिलेगा उसी के आधार और अगर कोई गुनाहगार रह गया होगा तो उसको भी इस कानून के तहत उसको। और अब अगली खबर। राजनाथ सिंह बोले, मोदी सरकार में बदली रक्षा क्षेत्र की तस्वीर, भारत बना वैश्विक रक्षा नियार्तक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साहसी और दूरदर्शी नेतृत्व में बीते 11 वर्षों में भारत का रक्षा क्षेत्र एक बड़ी परिवर्तन से गुजरा है। अब भारत एक आयात आधारित देश से बदलकर एक विश्वसनीय वैश्विक नियार्तक बन गया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ये 11 साल भारत की ताकत, आत्मनिर्भरता और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में उठाए गए मजबूत कदमों का प्रतीक है। राजनाथ सिंह ने बताया कि 2014-15 में जहां रक्षा निर्यात सिर्फ 1940 करोड़ रुपए था, वही 2024-25 में ये बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया जैसे अभियानों की सफलता का जिक्र करते हुए कहा कि इस दौरान भारत ने अपने पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत, मल्टी रोल कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LSGH, प्रचंड तेजस फाइटर जेट, ब्रह्मोस मिसाइल जैसे महत्वपूर्ण हथियार सिस्टम खुद बनाए हैं।
और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे आगे की खबरें, और उसके लिए आपको जुड़ना पड़ेगा मेरी सहयोगी शिवा के साथ। और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।